हेलो जी, नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास के अंदर जीपीपी की बात करें अगर सीड टेक्नोलॉजी, तो अपन उसमें वेजिटेबल्स के सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि जो सब्जियां होती है अपने मुख्य रूप से उनमें अपन आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। आज भी अपन है वो सब्जियों के बारे में ही बात करेंगे। आज अपना है पार्ट 2 है, सब्जियों के अंदर रहने वाला है। अपन ने पिछले कुछ चैप्टर में भी सब्जियों का अध्ययन किया था और इस चैप्टर में भी अपन सब्जियों के सीड प्रोडक्शन की है वो बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर जो अपनी सब्जियां रहने वाली है वो सब्जी है बंद गोभी, कैबेज, सलजम या टर्पिन, रेडिश मूली, कैरेट गाजर, मटर, लोबिया काउपी एंड पालक स्पाइनेच की जो अपने मुख्य सब्जियां हैं, इन सब्जियों के अपन आधार बीज उत्पादन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की है वो बात करने वाले हैं कि इनमें अपन आधार बीज उत्पादन करते हैं तो विशेष रूप से कौन कौन सी टेक्निक अपनाते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले अपना है वो है पृथक्करण दूरी। वैसे ये अपन को ध्यान ही रखना है कि आधार बीज व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की जो चरण है वो लेक्चर फॉर्म में दिए हुए है और उस लेक्चर के आधार पर अपन को चढ़ने हर चैप्टर के अंदर है वो चरण सेट करने हैं। चाहे किसी का भी पूछे, वेजिटेबल का पूछे, ऑयल क्रॉप्स का पूछे या फिर अपन को पल्सेज क्रॉप्स का पूछे। तो अपन बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। और आइसोलेशन डिस्टेंस है वो पर परागण के प्रतिशत के आधार पर सब्जियों में रखी जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस किसके आधार पर रखते हैं? तो पर परागण के परसेंटेज के आधार पर रखते हैं। किसके आधार पर रखते हैं? पर परागण के परसेंटेज के आधार पर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। ये मैं आपको हर चैप्टर के अंदर बताता हूँ कि जिस फसल के अंदर पर परागण अधिक होता है उस फसल की आइसोलेशन डिस्टेंस अधिक होती है और जिस फसल के अंदर क्रॉस पोलिनेशन कम होता है उस फसल के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस भी कम रखी जाती है। अब अपन बात करते हैं कैबेज के अंदर। तो कैबेज के अंदर पर परागण पाया जाता है। कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है? तो कैबेज के अंदर क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं अपन 1600 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? कैबेज के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं अपन 1600 मीटर रखते हैं। और अगर अपन सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसके लिए अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं वो 1000 मीटर रखते हैं। कैबेज के अंदर आधार बीज उत्पादन के लिए 1600 मीटर और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन 1000 मीटर है वो आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सलजम की। तो सलजम के अंदर भी पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। सलजम के अंदर भी क्रॉस पोलिनेशन है तो इसमें भी अपन 1600 मीटर और 1000 मीटर है वो आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं। फाउंडेशन सीड की 1600 मीटर और सर्टिफाइड सीड की 1000 मीटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेडिश की। मूली में भी पर परागण ही पाया जाता है और जिसमें पर परागण पाया जाता है सब्जियों में उनके अंदर अपन 1600 मीटर रखेंगे आधार बीज उत्पादन और 1000 मीटर रखेंगे अपन सर्टिफाइड सीड की है जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं वो अपन 1000 मीटर रखने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं कैरेट की, गाजर की। अगर मैं गाजर की बात करूं, कैरोट की बात करूं, तो गाजर के अंदर भी पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। तो इसके अंदर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो फाउंडेशन सीड की तो 1000 मीटर रखेंगे और सर्टिफाइड सीड की कितनी रखेंगे? 800 मीटर। कितनी? फाउंडेशन सीड की 1000 मीटर और सर्टिफाइड सीड की अपन रखने वाले हैं 800 मीटर। गाजर के अंदर, कैरोट के अंदर ये अपन को ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं पी की, मटर की। तो मटर के अंदर स्व परागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। मटर के अंदर क्या पाया जाता है? सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। तो इसलिए अपन इसके आधार बीज रखेंगे 10 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए रखेंगे 5 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस। उसके बाद में अपन बात करते हैं काउपी, लोबिया की। तो लोबिया के अंदर भी स्व परागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। इसमें भी अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे 10 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए रखेंगे 5 मीटर। अब अपन बात करते हैं पालक की। तो पालक के अंदर अपन जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं वो पर परागण पाया जाता है पालक के अंदर, तो इसके लिए रखेंगे 1600 मीटर और फिर 1000 मीटर। तो अपन को ध्यान रखना है कि बंद गोभी, सलजम और मूली इन तीनों के अंदर पर परागण पाया जाता है और इन तीनों की जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो समान रखते हैं 1600 मीटर और 1000 मीटर। बंद गोभी, सलजम और मूली इन तीनों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद में मटर और लोबिया। मटर और लोबिया के अंदर स्व परागण पाया जाता है और इसकी अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं 10 मीटर एंड 5 मीटर। और मैं बात करूं पालक की तो इसके अंदर पर परागण है
इसमें आधार बीज के लिए तो 1600 मीटर ही रखेंगे और फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड के लिए भी 1000 मीटर रखेंगे। तो अपन को ध्यान रखना है बंद गोभी, सलजम, मूली और पालक, इनमें अपन आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर और 1000 मीटर रखेंगे। फिर मटर और लोबिया के अंदर अपन जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं वो 10 मीटर और 5 मीटर रखने वाले हैं। तो अपन को 2 आइसोलेशन डिस्टेंस याद रखने से इस चैप्टर की जो अपनी सब्जियां है उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस अपने आप याद हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं सोविंग टाइम एंड सीड रेट की। अगर मैं सोविंग टाइम की बात करूं तो जो अपने बंद गोभी है उसके अंदर बुआई करते हैं अपन जुलाई अगस्त के अंदर करते हैं। कब करते हैं? बंद गोभी के अंदर बुआई करते हैं अपन जुलाई अगस्त के अंदर। जुलाई अगस्त माह में अपन बुआई करते हैं, खरीफ ऋतु में इसकी बुआई करते हैं। और अगर अपन सीड रेट की बात करें तो सीड रेट रखते हैं, वो रखते हैं लगभग 800 से 1000 ग्राम। कितने की रखते हैं? 800 से 1000 ग्राम रखते हैं। 1 किलो के लगभग है अपन प्रति हेक्टेयर सीड रेट है वो रखने वाले हैं, बीज दर रखते हैं। फिर मैं बात करूं सलजम की, सलजम की भी बुआई अपन सितंबर अक्टूबर माह में करते हैं। कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर माह में सलजम की बुआई करते हैं। और इसके आइसोलेशन जो सीड रेट है वो रखेंगे 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सलजम की जो अपन सीड रेट रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। फिर मैं अगर मूली की बात करूं, तो मूली की बुआई है वो सितंबर अक्टूबर में करते हैं। सलजम तथा मूली की बुआई सितंबर अक्टूबर में करते हैं। और मूली के अंदर अपन सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 8 से 10 किलो। कितने रखेंगे? 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है वो रखने वाले हैं। और मैं गाजर की बात करूं तो गाजर तथा बंद गोभी के अंदर अपन रखेंगे सीड, बुआई का समय सोविंग टाइम है जुलाई अगस्त। क्या है? गाजर और बंद गोभी का बुआई का टाइम है जुलाई अगस्त और सलजम तथा मूली का है सितंबर अक्टूबर। और अगर गाजर की बात करें तो गाजर की सीड रेट है वो 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर रखने वाले हैं। फिर मैं मटर की बात करूं तो मटर क्या है अक्टूबर नवंबर माह में उगाते हैं और इसकी सीड रेट रखते हैं वो 70 से 80 किलो रखते हैं। 70 to 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो मटर रखते हैं। फिर लोबिया की बात करूं तो लोबिया की बुआई अपन जून जुलाई में करते हैं। कब करते हैं? लोबिया की बुआई जून जुलाई में करते हैं और इसकी सीड रेट है वो 40 से 50 किलोग्राम रखते हैं। कितने रखते हैं? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। पालक की बुआई अपन अक्टूबर नवंबर में करते हैं। पालक और मटर, पालक तथा मटर की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और मटर की बीज दर पालक की बीज दर रखते हैं वो 10 किलोग्राम रखते हैं। कितने रखते हैं? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो रखते हैं। अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर बंद गोभी के अंदर अपन देते हैं वो देते हैं 180 किलो, 45 किलो और 40 किलो। कितनी देते हैं? 180 किलो, 45 किलो और 40 किलो है वो इसके अंदर अपन देने वाले हैं। उसके बाद में मैं बात करूं सलजम की, मैं बात करूं तो सलजम के अंदर अपन देते हैं 60 किलो, 30 किलो और 30 किलो। कितनी देते हैं? 60 किलो, 30 किलो और 30 किलो है वो अपन सलजम के अंदर देते हैं। फिर अपन मैं बात करूं मूली की तो मूली के अंदर भी 60 किलो, 30 किलो और 30 किलो देते हैं। तो सलजम और मूली के अंदर NPK देते हैं 60, 30, 30। ये अपन को ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं गाजर की तो गाजर के अंदर लगभग 100 किलो, 40 किलो और 50 किलो देते हैं। 100 किलो, 40 किलो और 50 किलो। फिर मैं मटर की बात करूं तो मटर में 70, 60, 40 देते हैं। कितनी देते हैं? मटर में 70, 60, 40 देते हैं। 70, 60, 40 ये NPK है। नाइट्रोजन 70 किलो प्रति हेक्टेयर देते हैं, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर और 40 किलो है वो अपन पोटेशियम देते हैं। लोबिया की बात करूं तो लोबिया के अंदर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटेशियम की आवश्यकता रहती है। पालक के अंदर 50 किलो नाइट्रोजन और 20 से 25 किलो फास्फोरस की अपन को आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय देते हैं और शेष आधी मात्रा पुष्पन के समय अपन नाइट्रोजन की देते हैं। सिंचाई की बात करूं मैं अगर तो अपन बंद गोभी के अंदर सिंचाई करते हैं, आवश्यकता होती है तब। सलजम के अंदर 8 से 10 दिन के अंतराल पर अपन सिंचाई करते रहते हैं। कितने दिनों बाद? लगभग 1 सप्ताह या 8 से 10 दिन के बाद में। कितने? 8 से 10 दिन के बाद, प्रत्येक 8 से 10 दिन के बाद में अपन सलजम में सिंचाई करते रहते हैं। मूली में भी वही करेंगे और गाजर में भी वही। मटर की बात करूं तो मटर के अंदर 2 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। लोबिया के अंदर जब आवश्यकता हो तब सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन की मैं अगर बात करूं, पहले अपन इसमें करेंगे वीड कंट्रोल। बंद गोभी के लिए निराई गुड़ाई करेंगे, सलजम के लिए भी निराई गुड़ाई। सभी में अपन लगभग निराई गुड़ाई से ये खरपतवार नियंत्रण करने वाले हैं। मूली के अंदर भी अपन होइंग एंड वीडिंग से करेंगे।
गाजर के अंदर भी निराई गुड़ाई से अपन सीड वो खरपतवार से कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं अगर लोबिया की बात करूं तो लोबिया के अंदर है अपन निराई गुड़ाई के साथ में लासो का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? लासो खरपतवार नाशी का प्रयोग है 3 लीटर के हिसाब से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं अगर अपन डिजीज कंट्रोल की, तो डिजीज कंट्रोल में इसका जो बंद गोभी का रोग होते हैं, फंजल जनित रोग होते हैं, उसके लिए अपन सीड एंड सोइल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मृदा और बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार तथा मृदा उपचार करते हैं अपन सलजम में। जो अपने बंद गोभी के अंदर फंजल रोग होते हैं, जो कवक जनित रोग होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए। सलजम के अंदर भी जो कवक जनित रोग होते हैं उनके लिए अपन फंजीसाइड को अवॉइड करना चाहिए, फंजीसाइड का प्रयोग कम करना चाहिए। फिर अगर मैं मटर की बात करूं तो मटर के अंदर रस्ट पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है और उसके लिए अपन जो काम लेते हैं वो लेते हैं सल्फर चूर्ण। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर चूर्ण का। सल्फर चूर्ण का अपन प्रयोग करते हैं। फिर मैं लोबिया की बात करूं तो लोबिया के अंदर मोजेक ब्लाइट रोग होते हैं और इसके लिए अपन इरेडिकेशन करते हैं, यानी उन्मूलन करते हैं। क्या करते हैं? उन्मूलन, इरेडिकेशन है वो करते हैं। फिर मैं पालक की बात करूं तो पालक के अंदर रोग होता है वो लीफ स्पॉट होता है, इसके लिए भी अपन उन्मूलन करते हैं, इरिडिकेशन करते हैं। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है कि जो रोगग्रस्त पौधा होता है उसको उखाड़ कर जला देना या नष्ट कर देना, उसको अपन इरिडिकेशन बोलते हैं। फिर मैं बात करूं इंसेक्ट कंट्रोल की, तो इंसेक्ट कंट्रोल की बात करूं अपन बंद गोभी के अंदर इंसेक्ट कंट्रोल के लिए सीड एंड सोइल ट्रीटमेंट करेंगे। सलजम के लिए अपन इंसेक्टिसाइड का कम प्रयोग करेंगे। मूली के लिए एफिड्स, मस्टर्ड, सॉ फ्लाई के लिए मेलाथियोन और न्यूवाइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जो मूली होती है इसके अंदर एफिड, मस्टर्ड, सॉ फ्लाई का है, जो सरसों की हरा मक्खी है उसके है जो प्रकोप होता है, उसके लिए अपन मेलाथियोन और न्यूवाइन का प्रयोग करेंगे। फिर मैं मटर की बात करूं तो मटर के अंदर स्टेम बोरर के लिए फेराडोन का प्रयोग करेंगे और कैटरपिलर के लिए मेलाथियोन का प्रयोग करेंगे। फिर लोबिया की बात करूं तो लोबिया के अंदर जो मृदा जनित इंसेक्ट होते हैं उन मृदा जनित इंसेक्ट के लिए हेप्टाक्लोर डस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेप्टाक्लोर डस्ट का प्रयोग करेंगे। और जो कटवर्म होते हैं उन कटवर्म के लिए लोबिया में जो कटवर्म का आक्रमण होता है उसके नियंत्रण के लिए अपन मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोनोक्रोटोफॉस। पालक की मैं बात करूं तो पालक में एफिड्स, मस्टर्ड, सॉ फ्लाई ये होते हैं और इनके नियंत्रण के लिए अपन पाइथरम का प्रयोग करते हैं। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस वेराइटी अपनी डेफिनेशन की, तो इसमें है प्रचलित किस्म कि प्रचलित किस्म क्या होती है। अगर मैं प्रचलित किस्म की बात करूं तो किस्में जो भारत में उपलब्ध है और बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित की गई है, ऐसी किस्में जो भारत में उपलब्ध है और अधिनियम 1966 की धारा 5 के तहत है जो अधिसूचित की गई है उनको अपन प्रचलित किस्म कहते हैं। उसके अलावा किसान की किस्में होती है उसको प्रचलित किस्में अपन कह सकते हैं। ऐसी किस्में जिनके बारे में सामान्य ज्ञान अपन को प्राप्त है वो प्रचलित किस्में होती है। और कोई अन्य किस्म जो सार्वजनिक क्षेत्र में होती है उसको भी अपन प्रचलित किस्म कहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वेजिटेबल्स के सीड प्रोडक्शन की बात की थी, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए बहुत ही अच्छी क्लास लगी है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।